हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में आपका नया सेशन है। नए नूतन शैक्षणिक वर्ष में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मेरे प्यारे बच्चे जो 11वीं पास कर 12वीं में प्रवेश कर रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि 12वीं की परीक्षा आपके एक साल कब निकल जाएगा और कब आपकी 12वीं की परीक्षा आ जाएगी आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाए प्रॉपर उसके क्वेश्चन आंसर, प्रॉपर उसका रिवीजन और प्रॉपर उसको लर्निंग करने का काम एक दिन भी पेंडिंग करने की कोशिश ना करें। अगर आपने एक दिन भी काम, आज का काम कल के ऊपर छोड़ दिया, यकीन मानिए आप उसको पूरा करने में आपको बहुत कठिनाई होगी। ये साल आपकी परीक्षा का साल नहीं, आपके अगले वर्ष होने वाले एडमिशन की मेरिट को भी तय करता है। मान लीजिए आज के इस हमारे परसेंटेज के जमाने में अगर आपकी परसेंटेज कम रह जाती है तो आपको बहुत कॉलेजों में, अच्छे अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं सबके कहता हूं कि 12वीं क्लास में अगर नंबर अच्छे रहेंगे और आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो पेपर के टाइम में कोई प्रेशर नहीं बनेगा और आप अपने कोर्स को समय से पहले पूरा रिवीजन कर लेंगे, तो अंतिम 1-2 महीने में फिर आप किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होगी। आप खाली टेस्ट पेपर लगाएंगे, मॉडल पेपर लगाएंगे। लेकिन वो तभी संभव है कि जब आप एक साल दिन रात एक करके मेहनत करें। बिल्कुल भी कतई ऐसा भी ना करें कि अब मैं नहीं पढ़ता, क्या करना है, ऐसा मन में कोई कोतल नहीं मचनी चाहिए। मेन प्राइमरी एविडेंस यही रहना चाहिए कि हमको अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रॉपर नोट बनाने हैं और उनको प्रॉपर हर सब्जेक्ट को पढ़ते चलना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपकी बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर है? और आप इसको पढ़ेंगे। 12th क्लास में से 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये है मानव भूगोल को हम लोग देखेंगे। इसको पढ़ेंगे, मानव भूगोल को हम लोग देखेंगे। इसी मानव भूगोल के अंतर्गत आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो ऑप्शनल आ सकते हैं। तो हमको पढ़ते हुए ये आइडिया लगना चाहिए। देखिए, जो चीज आपको अच्छी लगे वो ऑप्शन में नहीं होती, वो क्वेश्चन नहीं बनता। जहां आपका ध्यान कम जाए उधर की तरफ ज्यादा चलता एग्जाम। क्लियर है? तो हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में आप क्या पढ़ोगे? जनसंख्या। तो हम पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। क्लियर है? और ये आज के जमाने की डिमांड है पॉपुलेशन। आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर में पॉपुलेशन क्या है, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। कि हमने जनसंख्या का वितरण कैसे किया है, जनसंख्या घनत्व क्या है, वृद्धि क्या है, कैसे इसका संगठन किया गया है, इन सारी चीजों को हम लोग अपने लेक्चर में अच्छे से गौर करके एक एक करके इनको देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर है? कैसा है? देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ये क्या है? हमारी जनसंख्या है। ठीक, अब कुछ बेसिक फंडामेंटल है। देखिए, कुछ मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा और आपको वो करके लाने की, जब तक अगर मैं चाहूं तो उनको सीधा लिखा दूंगा, लेकिन सीधा लिखाने में वो मजा नहीं आता। क्योंकि जब हम रिसर्च करके पढ़ते हैं, हम थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढते हैं, तो हम उस पर अपना पूरा फोकस करते हैं, 100% अपना ब्रेन वहां करते हैं। यहाँ पढ़ रहा हूँ तो 200 बच्चों का 100% होगा, बोस का 50%, बोस बैठे होंगे बहुत से बच्चे, लेकिन दिमाग कहीं बाहर चला गया। तो कोशिश क्या रहे कि हम अपना पूरा फोकस बनाए। अब जैसे चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आपको इसमें वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक एक करके यहाँ आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे लोग किस देश में अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक? भारत में अपनी 121 करोड़ की आबादी। अब जैसे अब ये डाटा है 121 करोड़, लेकिन ये आप ध्यान रखना है ये 2011 की जनगणना के अनुसार। कैसा है? 2011 की जनगणना के अनुसार। चीन के बाद दूसरा स्थान है। अब चीन के बाद दूसरा नहीं, प्रथम स्थान है। अभी नई बुक अपडेट नहीं हुई है इसलिए बता। ठीक,
भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को कौन मिलाएगा, जन की संख्या भी ज्यादा। ये तर्क कहता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हमारी जो जनगणना है वो कब हुई है, अंतिम जनगणना वो वर्ष 2011। अब जो जनगणना होनी है 2025-26 में होगी और हम इसको 2025 की जनगणना कहेंगे। क्लियर है? अब अगर आप देखोगे तो 2011 के मुताबिक जनसंख्या में तो पहले नंबर पर था चीन और दूसरे नंबर पर था भारत। लेकिन अगर आप 2025 के आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें भारत फर्स्ट नंबर पर और दूसरे नंबर पर चीन है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, नवीन डाटा है। कैसा है? नवीन डाटा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा है, अब देखिए पॉपुलेशन बहुत है। जब क्या होता है, हमारे संसाधन कम होते हैं, रिसोर्सेस कम है और जनसंख्या कैसी होती है, ज्यादा, तो क्या होता है, रिसोर्सेस का जनसंख्या पर दबाव रहता है। गलत कहा कि मैंने सही कहा? गलत है, क्योंकि जनसंख्या अगर ज्यादा है, मान लीजिए जनसंख्या 100 है और रिसोर्सेस 60 है, तो रिसोर्सेस को पाने के लिए ज्यादा जनसंख्या अप्रोच करेगी लेकिन चीजें कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जनसंख्या का संसाधनों पर हमेशा दबाव, प्रेशर बना है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाना अपने आप में चैलेंज है, इतनी बड़ी जनसंख्या को पानी उपलब्ध कराना अपने आप में समस्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत चीजें फंडामेंटली प्राप्त कराना अपने आप में बड़ा कठिन है। तो क्या करती है, ध्यान देना है कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है। क्या करती है, दबाव डालती है। क्लियर है? अब दबाव डालेगी तो अगर संसाधन कम है और डिमांड ज्यादा है तो ये हमेशा आपका प्रेशराइज रहेगा, ठीक, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी प्रॉब्लम रहेगी, इसके रिसोर्सेस के। चलिए, ध्यान रहेगा इतना। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक, ये प्रश्न है जो आपको स्वयं घर से करके लाना है। क्लियर है? विश्व के 10 सबसे अधिक विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले
देशों के नाम बताओ। अब क्या करने हैं आपको, नाम बताओ। 1 2 3 4 5th 6 7 8 9 और 10। अब आपको 10 देशों के नाम आपको लिख के लाने हैं, ये आपका होमवर्क है। चलिए, चाहे अभी लिख दीजिए या बाद, करिए इसको। हो गया? तो आई होप कितना आपको समझ आ रहा होगा, कुछ चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। हो गया? चलिए, क्या कह रहे हैं कि इस अध्याय का मतलब चैप्टर या लेसन में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, उसके रूप, उसका घनत्व, उसकी वृद्धि और संगठन के बारे में विवेचना करेंगे। हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर है? जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष में होने वाली जनगणना द्वारा एकत्र किया जाता है। पहली जनगणना 1972 में हुई थी, और ये ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो के समय में। और पहली पूर्ण जनगणना 1981 में संपन्न हुई थी। कब हुई? 1981 में। ये इंपॉर्टेंट कुछ डाटा है, इसको लिख लीजिए। बहुत बार हमको याद रहनी चाहिए, ये नहीं रहता है, लेकिन हमको लिख लेना चाहिए कि पहली बार जनगणना कब हुई। तो 1872 में, 1872। देखिए, और कंटिन्यू, तो कभी ना टूटी, उससे होती रही। जनसंख्या का वितरण। चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए। इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थैतिक वितरण के प्रारूप का वर्णन करने का प्रयास कीजिए। स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रारूप अत्यधिक असमान है। देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जनसंख्या में प्रतिशत अंश में दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। चलिए, साथ साथ हम एक प्रश्न और देंगे आपको आज। अभी जैसे मिलता रहेगा वैसे बात करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो प्रश्न क्या है? तो एक तो मिल गया हमको कि आपको विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश देखने हैं, और उसके बाद आपको देखना है, इससे बताना है भारत के 5 ही कर लीजिए, 5 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश, ये आपको बताना है। कैसे हैं? देश बताना। ठीक, तो 1 2 3 4 4 और एक 5। देख लिया? तो आपको ये भी लिखना है। होमवर्क बहुत मिलने वाला है, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही तो बढ़ेंगे। ऐसा है, पढ़ेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। नोट करिए फटाफट, जिन बच्चों ने नहीं किया है। हो गया? अब ये देखिए, चित्र 1.1 देख रहे हो? भारत कि जहां पे ज्यादा डैश डैश दिखाई दे ना, घने घने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और जहां पर ये दिखाए हल्की बिंदु दिखाई दे रहे हैं, यहाँ डेंसिटी कम है। देखिए, यहाँ पर और कम है। यहाँ पर देखिए
ये जो क्षेत्र है ये प्लेन है, हम इसको ज्योग्राफी में पढ़े हैं 11वीं क्लास में। ये क्या है? प्लेन है, गंगा का मैदान है ये। और हमने पढ़ा है कि गंगा के मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। कारण भी हमने देखे हैं क्यों है जनसंख्या घनत्व ज्यादा वहां। क्लियर है? हो गया? चलिए अब देखिए, ये बंगाल है, ये देखिए, ये आपका पश्चिम बंगाल वाले में देख लीजिए कितना बेस्ट रीजन है। देख रहे हो? नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है असम वाला, यहाँ पर भी पॉपुलेशन काफी अच्छी मात्रा में है ना, काफी अच्छी मिलती है पॉपुलेशन। फिर थोड़ा सा देखिए, अब ये जो है ये हमारे क्या है, मरुस्थल वाला भाग है, ये रीजन। तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन हल्की है। ये कच्छ का रीजन है, ये कुछ मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर हल्का दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ देखिए कितना डेंस है। तो ये डेंस पॉपुलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये देखिए, ये वाला जो हमारा रीजन है, इस रीजन में काफी कुछ है, ये रीजन में भी काफी कुछ भीड़ है, बीच में बहुत हल्का है क्योंकि विदर्भ वाला पार्ट भी है ये यहाँ। ठीक है? अच्छा, भारत को बड़ा यूनिक बनाया गया है, मतलब बना है या बनाया गया कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि देखिए एक तरफ तो अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, और इतना पार्ट ये आपका घिरा हुआ है पर्वत रेंज से, हिमालय से। किससे घिरा है? हिमालय से। स्पष्ट आपको दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, देख लिया। अब देखिए, परिशिष्ट एक में आंकड़े को दिखाया गया है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके आकार और जनसंख्या दृष्टि की स्थिति और वस्ती का पता लगाइए। अच्छा, एक काम करिए आप, इसके साथ साथ आप क्या करें, भारत के जो यूटी हैं, यूनियन शासित, यूनियन टेरिटरी, जिनको हम क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, क्या करने हैं आपको, इनके सबके नाम लिखने हैं, नाम नाम लिखना है। क्लियर है? क्या करना है इनको, आपको यूटीज के जो है नाम लिख कर लाने हैं। ठीक? और विशाल आकार, जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित, लघु जनसंख्या और राज्य केंद्र शासित, अपेक्षाकृत आकार और विशाल राज्य जनसंख्या, ये सारे वितरण, ये सारे भाग संभाग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत